हेलो, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्टडी फॉर आर्ट्स में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और आप पुराने हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस दबाए रखें जब भी यह नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। आज हम कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर यानी कि फाइन आर्ट की बुक, ठीक है, 11th क्लास की, और उसका चैप्टर नंबर 2। एक रिकॉर्डिंग पहले आ चुकी है, आप देख लिए जाके प्लेलिस्ट में, और नहीं आई तो मैं इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप देखिए। आज हम करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो कि जीएस के आंसर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको लिखने के लिए। जीएस के पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। फालतू की बकवास नहीं करेंगे, ठीक, सीधे सीधे मुद्दों पर बात करेंगे कि आप आंसर कैसे स्ट्रॉन्ग और प्रतिभाशाली लिख सकते हैं। एक हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम के छात्र जो होते हैं जीएस में लिखने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि हम आंसर को अपनी सटीकता से कैसे लें। और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जीएस हिंदी माध्यम से जो छात्र होते हैं उनका रिजल्ट हमेशा डाउन जाता है। क्यों जाता है? क्यों? शायद उनके पास शब्द नहीं होते, उनकी वोकेब नहीं होती, मैं ये चीज़ें नहीं मानता, या फिर उनके पास लिखने की कला नहीं होती शायद ही, या फिर कहीं वो फैक्ट डालना भूल जाते हैं जो कि मैं लेके आया हूँ कि मैं आपकी बेसिक्स फाउंडेशन, यानी कि जो एनसीईआरटी कवर करते हैं, जो जो मेन मेन सब्जेक्ट की है, मैं उनको लेके आया हूँ। और उनसे बात करेंगे कि फैक्ट कैसे डाले जाते हैं आंसर में, कैसे नहीं डाले जाते हैं। हम आपको एक मेल भी प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप हमें आंसर अपना भेज सको, ठीक है। चलिए बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता, आपको पता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता मानी जाती है, और सबसे पहले इसकी खोज हड़प्पा नामक स्थल पर हुई थी, और सिंधु नदी के किनारे बसी थी। इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, और एक काफ़ी सभ्यता थी। देखो, थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और एक विकसित सभ्यता के रूप में निकली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक शहर मिला है मोहनजोदाड़ो। कौन सा मिला है? मोहनजोदाड़ो। वहां पर एक प्लानिंग सिटी है, किस तरीके में उसको बसाया गया था, क्योंकि वो सिटी 2 पार्ट में थी। एक थी सीटाडेल, एक थी लोअर टाउन, यानी कि एक था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। और जो कि यहाँ देखने को मिला है, वो देखने को मिला है दुर्ग में कि यहाँ पे अन्नागार थे, यानी कि एक स्टोर थे, फूड स्टोर, यानी ग्रेनेज स्टोर करने के लिए इनके पास जगह थे। एक ग्रेट वॉथ बाथरूम था। उसके बाद इनके पास एक सीटाडेल नामक मकान था, जो कि किलेबंदी से घिरा होता था। सिर्फ इतना ही नहीं भैया, अरे रुको जरा, सब लोग, इतना ही नहीं, ये जो थी यहाँ के जो लोग थे, वो कला और फैशन के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक थे। माना जाता है कि यहाँ पे जो लोग थे वो दाढ़ी, अलग अलग किस्म की दाढ़ी रखना पसंद करते थे, ठीक है, अलग अलग की विलासिता की वस्तुएं जीना पसंद करते थे। वो लोग अपने लिए मनके बनवाते थे। मनके मतलब समझते हो ना आप, जो कि कला संस्कृति को बताती है। कि ज्वेलर्स, पहले हमारे प्राचीन टाइम पे गहने किस तरीके से चलते थे, और आज हम जो 21वीं सदी में जाते हैं बड़े बड़े शोरूम में और एक से एक डिजाइन वाले दिखाते हैं ना, वैसी वहां पे थी। और मन के बनाते हुए बेसिकली 3 जगहों से था। एक तो हड्डियों से, पत्थर से और धातुओं से, ठीक है। हड्डी, पत्थर, धातुएं। और जो पत्थर होते थे वो बड़े महंगे और बहुमूल्य पत्थर होते थे, जैसे कि कार्नेलियन पत्थर, क्वार्ट्ज, ठीक है, चार्ट नाम के पत्थर। इन पत्थरों के उपयोग से जब कोई उस टाइम पे बन के बनाएगा तो वो किस तरीके से कला होगी, किस तरीके की फेमस होगी। और जो हम खुदाई में मूर्तियां वगैरह मिली हैं वो कैसी होंगी। और आप जो देख रहे हो वो ये देख रहे हो कि एक हड़प्पा सभ्यता के दौरान मोहर भी मिली है। एक एक हमें दिखाते हैं उनकी कला, उनकी प्रदर्शन, उनकी थॉट ऑफ पावर थिंकिंग, कि वो किस तरीके से अपने आप को उन्होंने नियोजन, एक प्लान, और एक वो क्या कहते हैं, प्लान के साथ साथ उन्होंने अपने आप को एक समय के साथ परिवर्तन किस तरीके से करा। शायद वो जो लोग थे वो पढ़ना भी नहीं जानते थे, तब भी उन्होंने लेखन चित्रात्मक शैली का उपयोग करा, जो कि एक अभी तक रहस्यमय लिपि है। अगर इस रहस्यमय लिपि से पर्दा उठता है तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी क्रांति आएगी, कितनी बड़ी क्रांति आएगी। और उन्होंने इतना ही नहीं, पहिए से लेकर ट्रेड, व्यापार तक की उन्होंने बताई है कि वो व्यापार कैसे करते थे। चाहे वो नगर नागेश्वर बालाकोट हो, जहाँ से शंख का उत्पादन होता था, जो बाद में जाके मोहनजोदड़ो तक भी मिली है, हड़प्पा के स्थानों तक मिली है, जो कि एक तटीय किनारे थे नागेश्वर बालाकोट। चाहे वो स्वर्णगिरी के पत्थर हो, जहाँ से वो सोने की चीजें मंगवाते थे, सोना मंगवाते थे। चाहे वो कालीबंगन राखी गढ़ी हो, कि मतलब एक दूसरे से। और सबसे अच्छी कला है वो है इनकी ईंट। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो, चाहे राखी गढ़ी हो, चाहे धौलीवेरा हो, चाहे रोपड़ हो, इन सारी जगह पे, इन सारी जगह पे एक ही रेशो में ईंट मिली है, वो भी पक्की। अब सोचिए इनके पास
इनके पास कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो जरूर देखना अंत तक, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सिंधु घाटी। मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी है कहाँ थी। देखो सिंधु घाटी के वो कह रहे हैं कि दो, देखो यहाँ से पढ़ते हैं कि वो विभिन्न कलाओं के जो रूप में प्राप्त होने में प्रतिमाएं, मोहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई ईंटें, मूर्तियाँ आदि शामिल है। मैंने अभी आपको बोला कि ये मूर्ति, आभूषण, सारी चीज़ें वहीं मिलती थी, ठीक है। दूसरे द्वारा वहाँ सूझबूझ की कल्पना शक्ति विद्वान थी, और अपना पशुओं की मूर्तियां भी थी वहाँ पर, अत्यंत स्वाभाविक किस्म की थी, ठीक है। उनके अंगों की बनावट असली अंग जैसे थी। मत देखो यार, मैं तुमसे वही चीज़ बोल रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो होते थे वो किस तरीके से अपने आप को, किस तरीके से अपने आप को रखते थे, कि मतलब कि कितने इंटेलिजेंट, कितने टैलेंटेड पर्सन थे, कलात्मक पर्सन थे, जो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ कलात्मक, कि वो कह रहे हैं कि उनकी जो अंगों की बनावट थी वो जो पशुओं या फिर मूर्तियों की थी वो असली अंगों की थी। आज तो हम भी पेन टैबलेट की मदद से नहीं बना पाते भाई, ठीक है। बड़ी सावधानी के साथ किया जाता था मूर्तियों का काम निर्माण, ठीक है। वो कह रहे हैं कि दो महत्वपूर्ण स्थल थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिनमें हड़प्पा उत्तर में था, मोहनजोदड़ो दक्षिण में था, सिंधु नदी तट के पे बसे हुए थे। दोनों नगर नियोजन की कला से प्राचीनतम उदाहरण थे। मैंने आपको बोला ना अभी, एक जो नगर नियोजन प्लानिंग सिटी, और आपको एक चीज और बता दूं, मेसोपोटामी सभ्यता भी इतनी नगर नियोजन नहीं थी जितनी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। हम भारतीय वासी हैं, संस्कृति कल्चर हमारी रग रग में बसता है, ठीक है। इसी की वजह से यहाँ पे इन नगरों में रहने के मकान, बाजार, भंडार घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार आदि अत्यंत अव्यवस्थित थे, व्यवस्थित तरीके से थे और रूप में यथासंभव बनाए गए थे। इन नगरों में जल निकासी, ड्रेनेज की व्यवस्था भी काफी विकसित थी। मैं कह रहा हूँ ना, ड्रेनेज ड्रेनेज मतलब समझते हो कि यहाँ पे जल निकासी प्रणाली, अगर ऐसे देखो ये सड़क है, इन्होंने सड़क बनाई और ये 90 डिग्री पे काट रही है, ठीक है। तो इनकी सड़क के किनारे में एक दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, 2 मिनट बने रहे, ठीक है। ये देख रहे हो, तो ऐसी इस सड़क के किनारे ना जल निकासी व्यवस्था थी, ऐसी, ठीक है। ऐसी ये जल निकासी व्यवस्था होती थी इन सड़कों के किनारे, ताकि ये जो पानी है वो रोडों पे ना आए, ठीक है। ऐसी इन नगरों के किनारे होती थी। और अच्छी चीज इनकी क्या होती थी कि इनको बताएं कि इनके जो होते थे यहाँ तो छोटे थे, और यहाँ पे इनके जो आगे जाके बड़े हो जाते थे। और ये जो नल जल निकासी थी ये ढकी होती थी, कैसी होती थी, कवर होती थी, और इसको बारिश के टाइम पे साफ कर दिया जाता था। कैसी कवर होती थी, कवर, ताकि ये निकाल सके। इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो आज इंडिया में है ही नहीं। आज हम देखते हैं कि गांव वगैरह में जाते हैं तो वहाँ जो नालियाँ होती हैं वो ओपन होती हैं, उनका पानी सड़कों पे आ जाता है, ठीक है। काफ़ी सफाई नहीं होती, लेकिन ये लोग साफ सफाई, कलात्मक, फैशन के प्रति जागरूक थे भैया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय पाकिस्तान में स्थित है, बिल्कुल है यार। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, जल्दी जल्दी बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाला कौन था और कब हुई थी, यानी खोजकर्ता के नाम बताइए और कौन थी। ये जो नाम होते हैं ना और एक समय होता है, बच्चे कहते हैं कि सर मेरे को याद नहीं होते, तो एक्चुअली ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, इनको याद तो करना ही पड़ेगा। और आपको ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि एग्जाम सेंटर में जब प्रेशर होता है तो वहाँ पे हमें लिख नहीं पाते, और अगर आपने इन चीज़ों को याद कर लिया और आपने इनको अंडरलाइन करके एग्जामिनर का, चेकर का आपने ध्यान आकर्षित करा कि हाँ ये मैंने डाली है और आपको पढ़ना होगा, तो वो आपको हूबहू अदर बच्चों के मुकाबले ज़्यादा नंबर ज़रूर देगा। उसकी कलम से नंबर ज़रूर आप खींच पाओगे, क्योंकि ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि आंसर को एक आंसर, दमदार आंसर बनाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो कह रहे हैं कि नमूने मिले हैं कहाँ से, लोथल, धौलीवेरा, ठीक है। गुजरात की गढ़ी गुजरात में है, लोथल धौलीवेरा, ठीक है। रोपण, कालीबंगन राजस्थान, ठीक है। सबसे पहली चीज मैंने आपको बोला कि वहाँ पे एक व्यक्ति थे, वहाँ पे मूर्तियाँ मिली हैं, वो दाढ़ी अलग अलग तरीके से मिलती जुलती थी, ठीक है। ये देखिए, ये देख रहे हो आप, बता रहे हो, मैंने बताया था ना कि दाढ़ियों का रखने का शौक अलग अलग था। आज भी तो हम ऐसे कटवाने लग गए अपनी दाढ़ी, अपनी शेविंग ऐसी क्लीन करवाने लग गए, सेट करवाने लग गए पूरी क्लीन, तो बहुत ठीक है वो चीज़ है। चलिए पत्थर की मूर्तियाँ देख लेते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है। कई पाई गई मूर्तियाँ भले ही वे पत्थर की थी, खांसी या मिट्टी की बनी हो, बहुत अधिक नहीं थी, ठीक है। कला की दृष्टि से उच्च कोटि की थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियां त्रिआयामी वस्तु बनाने की उत्कृष्ट उदाहरण थी। यानी कि ये देखो क्या कह रहे कि देखो ये मूर्तियां ज्यादा तो नहीं मिली, लेकिन उच्च कोटि की मिली है। वो कहते हैं ना, क्वांटिटी वैल्यू नहीं करती, कितना लिखते हो वो वैल्यू नहीं करता, क्वालिटी वैल्यू करता है।
500 शब्द लिख लो लेकिन कुछ दमी ना हो आंसर में, क्या फायदा। लेकिन 200 लिखो लेकिन हिला के डाल दो, हिला दो पूरे आंसर को पूरे एग्जामिनर को, तो नंबर खिंचता है। ठीक है, 2 पुरुष प्रतिमाएं बहुचर्चित थे जिनमें एक पुरुष धड़ वाले हैं जो लाल चूना पत्थर का बना हुआ है, दूसरा दाढ़ी वाले पुरुष जो सेल खड़ी के बना हुआ है। ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि ये सेल खड़ी नामक पदार्थ से बना हुआ है, और ये सेल खड़ी जो होती थी वो बहुत ज्यादा, ठीक है, सेल खड़ी से बने हुए एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता था। ठीक है, इसमें सोल ओढ़े हुए दिखाया गया है, सोल बाएं कंधे के ऊपर से और दाहिनी भुजा के नीचे से डाली गई है। ये देखिए, आज के टाइम पे भी तो ऐसी होती है। और इस सोल पे कलाकृति देखिए। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, हम जब किसी को देखेंगे तभी तो हम उसकी हूबहू आर्ट बना पाएंगे। अब इनको कैसे पता है कि ये शॉल है या फिर ये कुछ ओढ़ने का वस्त्र था, कपड़े का वस्त्र था जो किस व्यक्ति ने पहन रखा था। ठीक है, इस चीज से जब उन्होंने देखा होगा तभी तो इसका अनुमान लगाया होगा। वो कह रहे हैं कि त्रिफूलिया नमूनों से सजी हुई है। ये देख रहे, 3 फूल, 1 2 3 की हुई है, और आधी लंबी आधी बंद दिखाई गई है। आंखें आधी लंबी, आंखें आधी बंद दिखाई गई है, यानी कि वो कह रहा है कि ये ध्यान अवस्था में हो। और नाक सुंदर बनी हुई है, ओंठ कुछ आगे निकले हुए हैं जिनके बीच एक रेखा है, हूबहू ऐसे ही तो। ठीक है, ठीक है, गहरी है। दाढ़ी और मूछ गलमुच्छे के चेहरे पर उभरी हुई दिखाई देती हैं, कान सीप जैसे दिखाई देते हैं, और उनके बीच में छेद है। कालों के बीच की मांग बालों के बीच की द्वारा 2 हिस्सों में बांटा गया। सिर के चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता बना हुआ दिखाया गया। दाहिनी भुजा एक बाजूबंद है, और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने जिससे लगता है कि हार पहने हुए। ये देखिए, इन्होंने बता दिया ना कि पूरे पैराग्राफ में एक चीज में सिंपल सी बात निकल कर आ रही है, जो मैंने आपको शुरू के स्टार्टिंग में बता दिया कि भैया दाढ़ी मूछें होती थी, एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से फैशन करने के शौक थे। ये ध्यान अवस्था में, यानी कि इसको धार्मिक पुरुष बता दिया गया। ठीक है, अब ये बालों से लेकर चेहरे, कान की बालियों तक का हर चीज का फैशन रखते थे, हर चीज में इनका इंटरेस्ट होता था। ठीक है, ये चीज ये कह रहे हैं कि सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है, उसके ऊपर एक शॉल है। वो शॉल क्या है, 3 फूलों वाला है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, सॉरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है मेरी, कला में थोड़ा मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन कला ही पढ़ा रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। आप थोड़ा बस इस चीज को इग्नोर मारिए। चलिए मैं मिटा ही देता हूँ। ठीक है, अब वो कह रहा है कांसे की ढलाई, कांसे की ढलाई। देखो, अच्छे क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर मुझे कमेंट में बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। चलिए, टाइम का विशेष उपबंध है हमारे साथ, समय का बड़ा ही फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ढलाई बड़े पैमाने पर करते हैं काम के पिरमिड थे। इनकी कांस्य की मूर्ति कांसे को ढालकर बनाई जाती थी। किससे, देखो यार, कांसा जो होता है कॉपर, कांसे से बनाई गई थी। मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी जिसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। अरे क्यों नहीं, इस तरीके को वो कह रहे हैं, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि एक वो सांचा लेते थे और जिस आकृति को उन्हें बनाना होता था उसमें पहले उन्होंने मोम की आकृति बनाई, फिर उसे बालू या फिर सूखे किसी चिकनी मिट्टी में किसी भी चीज में लपेट दिया जाता था, उसके ऊपर मिट्टी रख दिया जाता था। ठीक है, और फिर उसमें क्या होता था, एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। और गर्म किया हुआ मोम, मतलब पहले उसमें मोम डालेंगे, फिर उस मोम को बाहर निकालेंगे, और जब चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के पिघली हुई धातु भर दी जाती थी, और जब धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था, और कांस्य में मनुष्य और जानवर दोनों की मूर्तियां बनाई जाती थी। यानी कि देखो, वो कह रहे हैं कि धातु को पहले उन्होंने मोम के रूप में उस आकृति को बनाई, फिर जब वो बन गई तो उसे फिर कांसे के रूप में डाला, और जब कांसा हो जाता था तो मोम को हटा दिया जाता था। और जो मूर्ति बनाने का सबसे अच्छा तरीका था, एक लड़की की मूर्ति जिसे नर्तिका के रूप में जाना जाता है, कांसे की बनी हुई है। जानवरों की मूर्ति, भैंस बकरी मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। भैंस का सिर, कमर ऊंची उठी हुई है तथा सींग फैले हुए हैं। ठीक है, यानी कि ये देखिए, ये एक नर्तिका है जो कि उनको दिखाई गई है। ठीक है, मिट्टी से बनी आकृति है। ठीक है, सिंधु सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुत होता था। लोथल में पाया गया तांबा, कुत्ता, पक्षी कालीबंगन में पाई गई है। और सांड की कांसे की मूर्ति हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के तांबे कांसे में मानव मूर्ति पाई गई है। अब देखो, यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, यहाँ से आंसर के लिए आपको मिल सकता है कि
सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर थे लगभग वहाँ की मूर्ति निर्माण का काम चलता था और मूर्ति निर्माण में वो सफल थे और वो बहुत अच्छे तरीके से बनाते थे, लेकिन कम बनाते थे, क्वांटिटी कम करते थे, लेकिन क्वालिटी उनकी अच्छी होती थी। ठीक है, हर चीज़ की, चाहे वो जानवर हो, चाहे तुम्हारा कुत्ता पक्षी जो कालीबंगन में पाई गई है, लोथल में तांबे का कुत्ता पाया गया है। ठीक है, पक्षी कालीबंगन में पाई गई है, कांसे की मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई हैं। यानी कि हर चीज के ऊपर कलाकृति करते थे। इससे पहले चैप्टर में हमने बताया कि वो कैसे उन्होंने विकास हुआ किस चीज का, कि उन्होंने पत्थरों और पे निशान या फिर पत्थरों पे लिखना, चित्रकारी करना शुरू करा, जिसको भित्ति चित्र बोला गया। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि मूर्ति कला सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे प्रचलित हुई। अब मृण मूर्तियां, जिसको हम टेराकोटा कहते हैं, टेराकोटा, अब आप बोलोगे टेराकोटा क्या होता है, तो ये मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे, वे भी पत्थर और कांसे की मूर्तियां जितनी बढ़िया नहीं होती थी। ठीक है, सिंधु मूर्तियों की माता देवी की प्रतिमा अधिक उल्लेखनीय है और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मृत्यु देवी की मूर्तियों से बहुत ही अलग तरह की हैं। देखो, इन्होंने कह रहे हैं कि जब वो कांसे के बनाते थे, तांबे के कांसे के बनाते थे, तो वो बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन जो इन्होंने मिट्टी की बनाई, टेराकोटा इस्तेमाल कर टेराकोटा बनाया, मृण मूर्तियां, वो ज़्यादा कुछ खास नहीं बनी, तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं। वो शायद इसका अनुमान ऐसे भी लगाया जा सकता है कि बच्चों को खेल खोलने के लिए बना दी जाती हो या फिर कुछ चीज़ के लिए भी। ठीक है, वो मात्र देवी की मूर्तियों से बहुत अलग थी। अब लेकिन इनकी क्या थी, इनकी मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो है मान लो, और एक ये लोथल है, तो इसमें इसके मुकाबले ज़्यादा अलग अलग मिली हैं, एक तरीके की नहीं मिली है। ठीक है, मिट्टी की मूर्तियाँ कुछ दाढ़ी पूंछ वाले ऐसे पुरुष की छोटी छोटी मूर्तियाँ पाई गई जिनके बाल गुथे हुए थे और जो एकदम सीधे खड़े हुए थे, टांगे चौड़ी और भुजाएं शरीर समांतर नीचे की लटकी हुई थी। ठीक ऐसी मुद्रा मूर्तियां बार बार पाई गई, जिसे यह प्रतीत होता है कि देवता की मूर्तियां हैं। मतलब कि इनको बोला गया कि ये देवता तरीके की हैं। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सींग वाले देवता, ठीक है, दिखाया गया है। मिट्टी का बना मुखौटा भी मिला है जिसे हम फेस मास्क कहते हैं, मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियां, येरी, ठीक है, और पशु पक्षियों की आकृति खेलने के बाद किट्टिकाएं, चक्टिकाएं, डिस्क की भी मिली हैं। वो मतलब कि वो एक तरीके से मान लो कि एक तरीके से ये लोग इसको खिलौने के रूप में देखा इतिहासकारों ने, कि यहाँ पे खिलौने वगैरह भी प्रयुक्त होते थे और बच्चे खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा तो उत्साहित होते थे। अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, जल्दी 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 जल्दी। अब आती है सबसे बड़ी मोहरें, जिन्हें मुद्राएं के रूप में भी जाना जाता है। अरे आप बोलो सर को क्या हो गया? कुछ नहीं, थोड़ा बोर हो जाते हैं हम, नहीं आप, तो थोड़ा ज़रूरी है। देखो, अब वो कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में मोहरें मिली हैं, मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, किस चीज़ से बनी हुई? सेल खड़ी, चमक पत्थर, तांबा, कस, मिट्टी से बनाई गई है। ठीक है, एक सींग वाले सांड, गैंडा, बाघ, बकरी, जंगली भैंसा, बकरा आदि की पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं। ठीक है, सुंदर आकृतियां भी बनी हुई हैं। ठीक है, विभिन्न स्वाभाविक मनोभाव के अभिव्यक्ति और विशेष रूप से उल्लेखनीय। इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्य था। यानी कि वो कह रहे हैं कि इन मुद्राओं को जो ये मिली हैं, इनको वो कह रहे हैं कि कमर्शियल वे में यूज़ करते थे। और ये मुद्रा बाजूबंद के तौर पे भी लोगों को पहचानी नहीं जाती जिन्हें व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, तो आजकल लोग पहचान पत्र धारण करते हैं। देखो यार कितनी अच्छी बात कही है। कौन कहता है कमबख्त एनसीईआरटी में दम नहीं है? कौन कहता है कमबख्त एनसीईआरटी में दम नहीं है? पढ़ के तो देखो, सारी रेफरेंस भूल जाओगे। वाह वाह। देखो यहाँ, देखो वो कह रहा है कि, देखो यहाँ पे एक चीज़ कह रहा है कि, वो कह रहा है कि जो आज हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, आईडी जिसे हम बोलते हैं, आइडेंटिटी कार्ड यानी कि पहचान पत्र, कोई भी हो सकता है, आधार कार्ड, तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, जिससे तुम पहचाने जा सको कि हाँ तुम यही हो, तुम भारतीय हो। ठीक है, वो कह रहा है कि वो उन लोगों ने वहाँ पे मोहरों को इस्तेमाल करते थे बाजूबंद, जो कि वो ये बताती थी कि आप हाँ एक पहचान हो, आप उसी इलाके के व्यक्ति हो। वो चीज़ें सोचो कितनी, कैसे हड़प्पा की जो होती थी वो 2x2 इंच की वर्गाकार पटिया होती थी मानक मुद्रा। देखो हड़प्पा की कैसे होती थी, 2x2 इंच की। ठीक है, और किससे बनाई जाती थी? सेल खड़ी से। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुद ही होती थी जो भी पढ़ी नहीं जा सकी। यार इसे ना, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुद ही होती थी जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी।
ठीक है, आप ये समझ रहे हो ना, मैंने आपको वीडियो में पहले ही बोला था कि भैया देखिए एक मुद्रा मिलेगी और उस पर लिपि मिलेगी जो अभी तक नहीं पढ़ी गई, और वो लिपि कैसी होगी, खुद ही हुई और चित्रात्मक, यानी कि चित्रों से बताई गई है कि वो लिपि कैसी होगी। और ये आप ये चीज देखिए कि आपको यहाँ आंसर के लिए कितनी अच्छी बात मिल रही है कि वो कह रहे हैं कि वर्गाकार 2x2 चित्रात्मक, और कोई ना कोई इस पर जानवर होता था। ठीक है, हाथी दांत की भी पाई गई, और मुद्राओं के डिजाइन में अनेक प्रकार के होते थे, अधिकांश में कोई जानवर जैसे कि कुंवरदार या बिना कुंवर वाला सांड, हाथी, बाघ, बकरे, दैत्याकार जानवर बने होते थे। ठीक है, मतलब कि एक चीज देख लो, इन्होंने अपने आप को प्रकृति और जानवरों के साथ, जिसे हम एनिमल या जानवरों के साथ जोड़ के रखा है, यानी कि उन्होंने बताया कि हम तो हैं ही हैं, साथ में इस पर्यावरण में इनकी भी बहुत महत्वपूर्णता है, इनके बिना हम कुछ नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं पेड़ और मानव की आकृतियां भी बनाई गई हैं, जिनमें सबसे अधिक उल्लेख है ऐसे मुद्दे जिसमें केंद्र में एक मानव आकृति है, उसके चारों ओर और कई जानवर बने हुए हैं। इस मुद्रा में कुछ विद्वान पशुपति मुद्रा कहा जाता है। देखिए वो कह रहे हैं कि एक पशुपति मतलब कि वहां पे कोई पशु है और उसके आसपास कुछ चित्रकारी करी गई है, पेड़ वगैरह बनाए गए हैं, उसे पशुपति मुद्रा कह दिया गया। और एक आकार से 1/2 से आधे से 2 इंच तक के वर्ग आयात रूप में होती थी। अभी देखो, अभी हमने कैसा बोला, अभी हमने बोला वर्गाकार। ठीक है, अभी हमने आयात भी बता दिया कि भैया वर्गाकार भी होती थी, आयात भी होती थी। ठीक है, मोर, अब यहाँ मोरों की आकृति देख रही है, कोई एक मोर एक तरीके की नहीं मिली, अलग अलग मिली है। तुम शायद रेफरेंस बुक में यूज करो या फिर बड़ी बुक मतलब कि एक हैवी रेफरेंस बुक यूज करो तो तुम्हें वहां मिलेगी, बेलनाकार होती थी, चपटी होती थी, ये हो सकती हैं। ठीक है, अभी हम एनसीईआरटी देख रहे हैं, जब हम रेफरेंस बुक पे बात करेंगे तो और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, देवी की आकृति, इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठी दिखाई गई है। इस मानव की आकृति में दाहिने ओर एक हाथी और बाघ, जबकि बाईं ओर गैंडा या भैंस दिखाया गया है। इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे 12 सिंगा भी। ये देखिए, ये पशुपति की मोहर, ये देखिए, ये शेर, ये गैंडा, ये देखिए, ये स्टूल के नीचे ये बैठक, ये आसपास के लोग, ये चित्रात्मक लिपि कुछ लिखी हुई है। ठीक है, ये चीजें, इस तरह की मुद्रा 2500 से लेकर 1900 ईसा पूर्व की है, और ये सिंधु घाटी की प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जैसे पुरास्थलों पर बड़ी संख्या में पाई गई हैं। इनकी सतह पर मानव और पशु आकृतियां उत्तीर्ण हैं। ये यार कितनी अच्छी, देखो यार एनसीईआरटी ना वो निचोड़ है, वो रेफरेंस बुकों का वो निचोड़ है जो कि सरल शब्दों में ज्यादा इफेक्ट मारता है। ठीक है, सरल शब्दों में ज्यादा इफेक्ट करेगा। वो कह रहे हैं तांबे की वर्गाकार या आयताकार पट्टिकाएं पाई गई हैं, जिनमें और मानव आकृति और दूसरी ओर कई अभिलेख अथवा दोनों ही कोई अभिलेख हैं। इन पट्टिकाओं पर आकृति और अभिलेख किसी नोकदार औजार छेनी से सावधानी पूर्वक काटकर अंकित किए गए होंगे। यहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, ये क्या कह रहा है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो औजार के इस्तेमाल इन्होंने बखूबी तरीके से सीखे थे, यानी कि औजार वाली कला ये लोग अच्छे से पहचानते थे कि कैसी होगी और कैसी नहीं होगी। अभिलेख मामले में अलग अलग किस्म के होते थे। ठीक है, ये ताम्र अंकित अभिलेख उन पशुओं की में भी संबंध थे जो उन चित्रों पे किए गए थे। ठीक है, मृदभांड, ठीक है, मृदभांड की बात करें हम, इन पुरास्थलों में बड़ी संख्या में प्राप्त मृदभांड। अच्छा, अभी पहले बात करो मृदभांड होते क्या है, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, सकल सूरत उसमें बनाने की शैली हम तकनीक, डिजाइन, विभिन्न विषयों में विकसित का पता चलता है। ठीक है, अब वो कहे गए कि क्या मिलते थे, मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक पर बनाए गए बर्तन थे, हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं थे। देखो यार, चाक आज इस्तेमाल होता है कुम्हार का कि नहीं होता, होता है ना, और उस टाइम की बात है। यानी कि सोचो, थोड़ा सा अपना थिंकिंग जो थॉट है वो बनाओ, बढ़ाओ, और वो सोचो आप कि ये जो चीज थी, चाक जैसी चीज जो कुम्हार आमतौर पर इस्तेमाल करता है बर्तनों के निर्माण के लिए, वो आज नहीं, आधुनिक भारत की नहीं है, वो सिंधु घाटी सभ्यता कालीन भी है। देखो, बनाए हाथ से थोड़ी बनाते थे बर्तन।
ठीक है, मतलब बनाए किससे? कुम्हार की चाक से। ठीक है, ये सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने होते थे। इन पर कुछ सुंदर लाल स्लेटी लेप लगी होती थी। घुंडीदार पात्र है और जो घुंडियों की पाकृति में सजे काले रंगीन बर्तनों को लाल टेप लेप की एक सुंदर परत है जिसमें चमकीले काले रंग जितमीती आकृति पशु के डिजाइन बने। अच्छा, आप सच सच बताना, मटका लेने कौन कौन गया है कुमार के पास? अब वैसे तो जाना नहीं होता होगा, दिया विया ले लिया होगा। वैसे मैं कहूँ तो हमें चाइनीज चीज़ों को बहिष्कार करके दियों को ज़्यादा इस्तेमाल किया करूँ। हर चीज़ हो, आप शादी ब्याह में दियों का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, मोमबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हो। आप आपके यहाँ बर्थडे वर्डे हो तो दियों से सजाओ, एक वो अलग चीज़ लगती है। तो इससे दो फायदे होते हैं, एक तो किसी कुमार का घर चलता है और हमें अपने नेचर से जुड़ने का अनुभव प्राप्त होता है। ठीक है, वो चीज़। ठीक है, बहुरंगी मृदभांड बहुत कम पाए गए। इनमें छोटे छोटे कलश आदि शामिल हैं जिन पर लाल, काले, हरे, कभी कभी सफ़ेद और पीले रंग में ज्योमेट्री आकृति बनी है। उत्कीर्ण बर्तन भी बहुत कम पाए गए हैं। जो पाए गए हैं उनमें उत्कीर्ण की सजावट, पेंदे और बलि स्तंभ की तस्त्रियों की यही सीमित थी। छिद्रित पत्रों में एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल पर और छोटे छिद्र पर उनकी दीवारों पर सर्वत्र पाए गए हैं। ऐसे बर्तन शायद पेय पदार्थों के छानने के काम में लाए जाते थे। घरेलू कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों में, अनेक तथा आकारों में पाए गए हैं। वो कह रहे हैं कि दो तरीके के पाए गए, एक तो जो विशेष स्पेशल चीज होती थी, यानी कि पानी वगैरह या लिक्विड वगैरह कोई रखने के लिए, पेय पदार्थ के लिए, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर या ड्रिंकिंग से समथिंग रिलेटेड, तो वो कह रहे हैं कि वो तो थे। और वो कह रहे हैं कि जो घरेलू कामकाज के थे वो अलग अलग तरीके के, अलग अलग आकार के पाए गए हैं। ठीक है, सभी बर्तनों में सुंदर मोड़े पाए गई हैं। छोटे छोटे पाए इंच से भी कम ऊंचाई वाले हैं। खास तौर पर इसमें अतिरिक्त सुंदर बनाने के लिए कोई भी दर्शक उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। ये देखिए वो कितनी अच्छी चीज़ कह रहे हैं कि इन्होंने कला कितने अच्छी तरीके से बताया, यानी कि छोटी सी छोटी डिज़ाइन, ये देख रहे हो, छोटी सी छोटी डिज़ाइन। और जब ये छोटी सी छोटी डिज़ाइन करेंगे, छोटी से छोटी डिज़ाइन करेंगे तो होगा क्या कि वहाँ कोई भी दर्शक बिना इनकी तारीफ करे नहीं रह सकता। कि भाई सही बात है, जो तारीफ योग्य है उसको तारीफ करनी भी चाहिए। ये चीज़ है, इनके पास ना कोई इतनी टेक्नोलॉजी थी ना तकनीकी थी कि जिसकी वजह से ये लोग इतने अच्छे बर्तनों का विकास कर सके। इनके पास थी तो वो एक कला थी और एक कला मात्र थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आभूषण पे बात आते हैं। आभूषण, ठीक है, हड़प्पा में पुरुष स्त्रियां अपने तरह तरह के आभूषणों से सजाते थे, चाहे वो रत्नों से लेकर हड्डियों से काफी पकी हुई मिट्टी हो या बहुमूल्य धातु हो। गले के हार, फीते, बाजूबंद, अंगूठी आमतौर पर पुरुषों स्त्री दोनों द्वारा सम्मान के रूप में पहनी जाती थी। करधनी, बूंदे और पैरों में कड़े या पैंजनियां स्त्रियां पहनी करती थी। ये देखिए, ये देखिए क्या क्या रहा है, ये देखिए क्या क्या है, करधनिया, बूंदे, कर्ण मूल, पैरों के कड़े, पैंजनियां स्त्रियां पहनती थी। पैंजनिया मतलब पायल वगैरह, ठीक है, और पैरों में कड़े जो राजस्थान की तरफ ज्यादा चलते हैं, राजस्थान गुजरात की तरफ। ठीक है, और जो करधनिया जिसे हम कमर पेटी वगैरह कहते हैं, बूंदे, कर्ण फूल जिसको हम कर्ण मतलब कान और फूल मतलब जो कानों में कुंडल वगैरह हो गए थे, वो कह रहे कि स्त्रियां पहना करती थी। आज भी तो पहनती हैं, शायद वहीं से इसका विकास हुआ हो, है ना। पुरुष हार, फीते, बाजूबंद, अंगूठी आमतौर पर पुरुष स्त्रियों दोनों द्वारा सम्मान में रूप में पहन जाती हैं। अंगूठियां किसे पहनना पसंद नहीं करता? कोई बाबा मिले, अरे लाल पत्थर है, किस्मत चमक जाएगी, जल्दी दे दो 200 रुपए, अंगूठे से बिगड़े हुए काम बनेंगे, गर्लफ्रेंड छूट गई वो आ जाएगी, रूठा हुआ प्यार मना लेंगे। ये अंगूठियां आज के तौर पे इस तरीके से इस्तेमाल करने लग गए, पहले ऐसे नहीं की जाती थी। पहले तो भैया इस्तेमाल करी जाती थी, वो एक सम्मान के रूप में पहनी जाती थी कि हाँ। और आज भी आप शादी ब्याह में जाते हो तो भैया जितने गहने होते हैं ना सारे पहन के चले जाते हैं, दिखाना है दिखाना है। मोहन ढेरों गहने मिले, ठीक है, और जिनमें सोने के मूल्यवान नगों के हार और तांबे के कड़े और मन के सोने के कुंडल, झुमके, लटकने, सेलखड़ी के बहुमूल्य रत्न शामिल है। ठीक है, सभी आभूषण सुंदर बनाए गए थे। ध्यान रखने वाली बातें है कि हरियाणा के फरमानपुरा स्थल पर एक कब्रिस्तान पाए गए जहाँ सबों के साथ, ये देखिए यार, ये तो मम्मी वाली बात होगी, मिस्र में इजिप्ट वाली, कि वो कह रहे हैं कि कब्रिस्तान से क्या मिला है, कब्रिस्तान के से सबों के गहने के साथ दफनाया गया था, माना गया है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि पता कहाँ चलता है कि मन के बनते होंगे। ये देखिए यार, कितनी अच्छी बात कही है। चंदू दाड़ो को तो फैक्ट्री कहा जाता था मन के बनाने के लिए।
काफी विकसित थे। मन के कार्निलियन, जमुनियाई, सूर्यकांत, स्फटिक, कंचमणि, शैलखड़ी, फिरोजा, लक्स, वर्धमणि आदि से बने होते थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी पूछ लिया जा सकता है इंटरव्यू में या फिर मीन्स की आर्ट एंड कल्चर के में कि सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता के अंदर वो बन के किस तरीके से बनाते थे, उनकी चीज़ वाली प्रयुक्त थे। तो सिंपल सी भाषा में 12th क्लास में पूछ लिया जाता है। तो वहाँ तो सोचिए, हो सकता है हमें आते हुए भी आंसर नहीं लिख पाए तो हमें कितना दुख होता है। और खासकर मैं तो ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो, शंख का भी इस्तेमाल करते थे, सोने और कांसे का तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तरह तरह के आकार होते थे, तस्तरीनुमा, बेलनाकार, ढोलाकार, कई खंडों में विभाजित होते थे। 2 या 2 से अधिक पत्थरों से बड़े जड़े होते थे। कुछ पत्थर सोने के आवरण चढ़ा होता था, कुछ पर काट कर रंग सुंदर बनाया जाता था। नमूने खुद होते थे। मन को निर्माण में अत्यधिक तकनीकी कुशलता का प्रयोग किया, या स्किल्ड होते थे ये लोग। सबसे बड़ी बात है क्या, एक स्किल्ड होंगे। और ये ना एक डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट साइज और डिफरेंट आकार के क्या करेंगे, ये मनके बनाएंगे। क्या करेंगे, ये डिफरेंट आकार के मनके बनाएंगे, ठीक है। हड़प्पा के लोग पशु और विशेष रूप से बंदरों, गिलहरियों के नमूने बनाते थे जो एकदम असली जैसे दिखाई देते थे। इनका उपयोग पिन की नोक और मनकों के रूप में किया जाता था, ठीक है। सिंधु घरों में बड़ी संख्या में तकुए और तकुआ चक्कियां भी मिली हैं, जिससे पता चलता है कि उन दिनों कपास और उनकी कताई बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। भैया ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो कपड़ा देखते हैं वो ऊन कहीं ना कहीं से रिलेटेड होते थे कि दोनों तरीके के लोग कताई का काम रिवाज था। और इस तथ्य से उजागर होता है कि तकुए की चक्कियाँ मिट्टी के सीपों से बनी हुई पाई है। पुरुष और स्त्रियाँ धोती, शॉल जैसे अलग अलग कपड़े पहनते थे, नीचे से ले जाकर बाएं कंधे के ऊपर ओढ़ी जाती थी। अभी मूर्ति दिखाई ना मैंने ऊपर आपको, वैसे ही कह रहे हैं कि नीचे से ले जाकर बाएं कंधे के ऊपर से ओढ़ी जाती थी। ये चीज़ें देखिए आपको मनके की मिली हैं। ये बेलनाकार है, ठीक है। ये तस्तरीनुमा है, ठीक। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। क्लियर, मतलब कि मैं कह सकता हूँ मुझे गर्व है कि मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता हुई है, जिसने दुनिया में ये बताया कि आप किस तरीके से रहना सीख सकते हैं। आपकी जीवन कला कैसी थी, आप एक नगर नियोजन कला से विकसित है, आप एक विकसित थे, आपका टाइम व्यापार काफ़ी देशों तक चलता था। चलिए लास्ट है, पुरातात्विक खोजों में मिली चीज़ों का प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग साज श्रृंगार और फैशन के प्रति काफ़ी जागरूक थे, ठीक है। वहाँ पे बालों को सजाने के भिन्न भिन्न प्रचलित थे। पुरुष दाढ़ी मूंछ रखते थे, स्त्रियाँ सुंदर देखने के लिए सिंदूर, काजल, लाली का प्रयोग करती थी, चेहरे पर लेप लगाती थी। धौलावीरा पत्थरों के ढांचों के अनेक अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग अपने घर आदि का निर्माण में पत्थरों का प्रयोग करते थे और शिल्पकार शिल्पों से अत्यधिक परंपरागत थे। और धातुओं और ढला पत्थरों की नक्काशी, इन सारी चीज़ों से आपको पता चलता है कि टेराकोटा मुख्य निर्माण मुख्य है, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ का पता चलता है। और तुम देख सकते हो कि आधुनिक भारत जो है, आज का भारत, उसमें भी कई चीज़ें वहीं से सेम हुई है। क्या काजल आज नहीं मिलता? क्या हमें आज के टाइम पे अपने हेयर स्टाइल रखने की डिफरेंट अलग अलग नहीं है? क्या आज हम फैशन के प्रति जागरूक नहीं है? आज हम डिफरेंट कपड़े पहनते हैं, कलर के पहनते हैं, डिफरेंट स्टाइल से पहनते हैं। कोई कुर्ता के साथ जीन्स पहन लेता है, तो कोई कुछ या सेल या प्रचलित दाढ़ी मूछ सब कोई रखते हैं, ठीक है। इस टाइम मेरे को देखो तो मैं तो साधु बन रखा हूँ पूरा, इतनी दाढ़ी मूछ रख रखी है मैंने, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे ये चीज़ है। नक्काशी बर्तनों के और पत्थर के काम बहुत ज़्यादा होते थे यहाँ पे, ठीक। ये के बहुत प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगा। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा आपको योगवान और योगफुल समझ आएगी। क्योंकि आंसर लिखने की एक आपको एक बेसिक समझ उपलब्ध कराएगी कि आंसर लिखें तो कैसे लिखें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सत श्री अकाल, आदाब, फिर मिलते हैं।